आज सुनिए हिंदी की लोकप्रिय और प्रतिष्ठित लेखिका नीरजा हेमेंद्र की लिखी हुई कहानी सफ़र में धूप तो होगी। प्रस्तुत है कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। तब परिवार 2 या 1 बच्चों तक सीमित नहीं होते थे, बड़े होते थे। अधिकांशतः संयुक्त परिवार होते थे जिनमें कम से कम 12-14 सदस्य होते ही थे। उस समय जो एकल परिवार होते थे उनमें भी 6-7 बच्चों का परिवार होता था। ये बात बहुत पहले की नहीं बल्कि आज से 20-22 वर्ष पूर्व की ही है। मेरा भी परिवार पहले तो संयुक्त परिवार था। मेरे बाबूजी, ताऊजी व मेरी 3 बुआ थीं। हम बच्चे थे किंतु मन मस्तिष्क में बुआ लोगों के विवाह की धुंधली स्मृतियाँ बसी हुई हैं। तीनों बुआ विवाह कर ससुराल जा चुकी थीं। अब वो यदा कदा किसी पर्व आदि पर ही मायके आती थीं। हम सब एक भरे पूरे संयुक्त परिवार में बड़े होने लगे। फिर न जाने क्या हुआ, किसी घरेलू विवाद में ताऊजी और मेरे बाबूजी अलग हो गए, अर्थात घर का बंटवारा हो गया। दादाजी का घर बड़ा था, खेत खलिहान भी ठीक ठाक थे, अतः दोनों भाइयों के हिस्से में अच्छी खासी संपत्ति आई। हम 6 भाई बहन थे। ताऊजी के 7 बच्चे थे। हमारे घर अवश्य बटे थे, रसोई भी अलग हो गई थी, किंतु हम सभी भाई बहनों में बातचीत होती थी। बंटवारे का प्रभाव हम बच्चों पर नहीं पड़ा था, ना ही घर में हमें कोई आपस में बात करने या खेलने से रोकता था। ताऊजी के बच्चे हमारे घर के आंगन में खेलने आते थे। हम भाई बहन ताऊजी के घर खेलने जाते थे। हमारा बचपन खुले वातावरण, बड़े घर, रिश्तों के स्नेह, अपनापन और एक प्रकार से कहें तो हम सब भाई बहनों के साथ निश्चल व्यवहार के बीच व्यतीत हुआ था। हम सब अपने बड़े से घर में दुनिया के छल द्वंद्व से दूर, घर से कॉलेज और कॉलेज से घर आते जाते थे। बस इतनी सी ही थी हमारी दुनिया। हमें बहुत अच्छा लगता। दुनिया की सारी खुशियाँ हमें हमारे आसपास बिखरी प्रतीत होती। इधर मेरी बड़ी दीदी के विवाह की बात चल रही थी। एक दिन पता चला कि उन्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। मेरी आकर्षक स्नातक उत्तीर्ण दीदी को भला कौन ना पसंद करता। मेरी दीदी लड़के वालों को पसंद आ गईं और उनके विवाह की तिथि तय हो गई। दीदी के विवाह की तैयारियां चल रही थीं। हम सभी भाई बहन विवाह की तैयारियां होते देखते तथा घर में लगभग प्रतिदिन ही विवाह हेतु आती नई नई चीज़ों को देखकर खूब खुश होते। मैं उस समय इंटरमीडिएट में थी। मेरी बोर्ड की परीक्षा थी। मेरे अन्य किसी भाई बहन की बोर्ड की परीक्षा नहीं थी। उन्हें कोई कुछ ना कहता। माँ मुझसे पढ़ाई पर अधिक ध्यान देने के लिए कहती, जबकि मुझे विवाह की तैयारियां होते देखना बड़ा अच्छा लगता। नई नई चीज़ों को देखना, विवाह की तैयारियों से संबंधित बातचीत सुनने में अधिक अच्छा लगता। माँ के काम में हाथ बटाने मेरी मौसी आ गई थीं। विवाह में अभी कुछ माह शेष थे, अतः कुछ दिनों तक मौसी रहेंगी, फिर अपने घर चली जाएंगी। आवश्यकता पड़ने पर माँ बुलाएंगी तो मौसी पुनः आ जाएंगी। मौसी के आने से घर में रौनक और बढ़ गई थी। मैं मौसी के आसपास रहती, उनकी हंसी मजाक भरी बातें सुनती। पढ़ने बैठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। बिटिया, अभी पढ़ाई में मन लगाओ, पढ़ लिख लो, एक दिन तुम्हारा भी विवाह होगा, तब सब कुछ ऐसे ही होगा। इसीलिए ये सब देखने सुनने में समय ना खराब करो, उसी समय सब कुछ देख लेना। कहकर मौसी हंस पड़ी। ये कैसी बातें करती हो बच्चों से। मौसी की बात सुनकर माँ ने मौसी को मीठी झिड़की देते हुए कहा। मौसी मुस्कुरा पड़ी। मौसी मुस्कुरा अवश्य पड़ी, किंतु मुझे लगा कि मौसी सही कह रही हैं। मुझे अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मैं मन लगाकर पढ़ाई करने लगी। परीक्षा में मैं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुई। दीदी के विवाह की तिथि आई और उनका विवाह हुआ। विदा होकर दीदी अपने ससुराल चली गईं। विवाह के पश्चात दीदी प्रमुख पर्वों पर मायके आती। वो जब भी आती हमें ऐसा प्रतीत होता जैसे विवाह से पूर्व वाले दिन लौट आए हैं। विवाह के आने से हम सब बहुत खुश होते। न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस होता कि दीदी हमारे साथ उसी प्रकार रहना हंसना चाहती हैं जैसे विवाह के पूर्व, किंतु वो उस प्रकार हंस नहीं पाती, क्योंकि विवाह से पूर्व वाले दिन न जाने कहाँ पंख लगाकर उड़ गए थे और अब वो दिन वापस नहीं आ सकते थे। घर में कोई हंसी मजाक वाली बात करता, दीदी फीकी सी हंसी हंस देती। मैं महसूस करती कि दीदी की फीकी हंसी के अंदर वो उन्मुक्त हंसी कहीं खो गई है। कहाँ? ये दीदी ने कभी भी हम सबको नहीं बताया, ना ही हम समझ पाए। कदाचित वो
स्वयं भी तो नहीं समझ पाई थी कि विवाह के पश्चात उनमें ये बदलाव क्यों और कहाँ से आया। दीदी में बदलाव तो आ ही गया था। 3 वर्षों के अंदर दीदी 2 प्यारे से बच्चों की माँ भी बन गई। उनका मायके आना कम हो गया, या कहें तो लगभग बंद सा हो गया था। मैं स्नातकोत्तर की शिक्षा पूरी करने के साथ नौकरी के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां भी कर रही थी। मेरे ऊपर भी मम्मी पापा द्वारा विवाह के लिए हाँ कहने का दबाव था, किंतु मैंने मम्मी से कह दिया था कि मैं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए। बैंक की जॉब करने में मेरी रुचि थी, अतः उसी की तैयारियों में अधिक ध्यान देने लगी। अगस्त माह आ गया था। 4 दिन पश्चात रक्षाबंधन का पर्व था। मम्मी, दीदी की राखी आ गई? मैंने मम्मी से पूछा। 2 वर्षों से दीदी भाई के लिए डाक से राखी भेज रही थी। रक्षाबंधन में मात्र 4 दिन रह गए थे। कदाचित दीदी की राखी आ गई हो, अतः मैंने मम्मी से पूछा। इस बार दीदी राखी में आएगी, उसका फ़ोन आया था, मम्मी ने कहा। ओह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, इस बार दीदी से मुलाकात होगी। मुझे तो उसकी छुटकी प्रिंसेस अर्थात मेरी दीदी की बच्ची से मिलना है, उससे ढेर सारी बातें करनी हैं। मैंने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए मम्मी से कहा। हाँ हाँ, दीदी और बच्चों के खाने पीने के लिए खूब अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनाना। एक दिन पहले बता देना क्या क्या सामान मंगवाना है, माँ ने मुझसे कहा। ठीक है मम्मी, दीदी जो कुछ खाने की इच्छा प्रकट करेंगी मैं बना दूंगी, मैंने कहा। रक्षाबंधन से एक दिन पूर्व अपने दोनों बच्चों के साथ दीदी आ गई। जीजा जी नहीं आए दीदी? दीदी के आते मैंने दीदी से तुरंत पूछा। उन्हें अवकाश नहीं मिला, रक्षाबंधन के दूसरे दिन हमें लेने आएंगे, दीदी बोली। दीदी 12 बजे तक आ गई थी। भोजन तैयार था। मैंने मम्मी के साथ फटाफट दीदी, उसके बच्चों व अपने पूरे परिवार का भोजन मेज पर लगा दिया। सबने भोजन किया। मैं दीदी और उसके बच्चों के साथ आराम करने बीच वाले कमरे में, जिसमें पहले दीदी रहा करती थी, चली गई। मौसी, मम्मी कहती हैं कि अगले वर्ष से हम भी स्कूल जाएंगे, दीदी की बेटी, जो कि अपने भाई से 2 वर्ष छोटी है, ने कहा। नहीं मौसी, गुड़िया। दीदी की बेटी को घर में सब प्यार से गुड़िया कहते हैं। हमसे 2 साल बाद स्कूल जाएगी, पहले मैं जाऊंगा, दीदी के बेटे ने कहा। बड़े होने से क्या होता है, स्कूल तो पहले जाया जा सकता है, क्यों मौसी? दीदी की बेटी ने कहा। दीदी के बच्चों की बातें सुनकर मैं खिलखिलाकर हंस पड़ी। दीदी हौले से मुस्कुरा पड़ी। मेरे हंसने की आवाज़ सुनकर मेरे दोनों भाई भी कमरे में आ गए। अच्छा, मुझे अकेला छोड़कर मेरी दोनों बहनें यहाँ गपशप कर रही हैं, कहते हुए भाई भी आकर हमारे पास बैठकर हमारी बात में शामिल हो गए। हम देर तक बातें करते रहे, नाते रिश्तेदारों की, उनके बच्चों की, पड़ोसियों की, कॉलेज के मित्रों की, फिल्मों की, और न जाने कितनी बातें हम करते रहे। इतनी बातें करते हुए 2 घंटे न जाने कब बीत गए। दीदी, हमारे कोचिंग का समय हो रहा है, अभी आते हैं, शेष बातें हमारे आने पर होंगी, बड़े स्टाइल से कहते हुए भाई चले गए। भाइयों के कहने का नटखट सा ढंग देखकर हम बहनें हंस पड़ीं। दीदी के दोनों बच्चे सो गए थे। दीदी बैठी न जाने क्या सोच रही थी। चाय बना लाएं दीदी? मैंने दीदी से पूछा, क्योंकि शाम के लगभग 5 बजने वाले थे। नहीं, अभी नहीं, जब पापा आएंगे तभी मम्मी पापा के साथ हम भी पियेंगे, दीदी ने कहा। तुम्हारी नौकरी का क्या चल रहा है? सहसा दीदी ने मुझसे पूछ लिया। अभी तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसकी तैयारी के पश्चात जो समय बचता है उसमें नौकरी की तैयारी करती हूँ। दीदी द्वारा सहसा नौकरी के लिए पूछ लिए गए प्रश्न पर मैं थोड़ा हड़बड़ा गई थी। मैं हड़बड़ा इसलिए भी गई थी क्योंकि दीदी ने नौकरी की बात अत्यंत गंभीरता से की थी, मानो उनकी दृष्टि में महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता अति आवश्यक है। कुछ क्षण के लिए मैं सोचने लगी कि आखिर दीदी को यह आवश्यक क्यों लगा, आखिर क्यों? मेरी एक बात मानना, जब तक नौकरी ना मिल जाए या जब तक आत्मनिर्भर ना हो जाना, तब तक विवाह नहीं करना। मुझसे कहते हुए ऐसा लगा जैसे दीदी रो पड़ेंगी। नौकरी के लिए पूरा प्रयास करूंगी, मुझे पूरा विश्वास है कि परिश्रम करूंगी तो सफलता भी मिलेगी। किंतु दीदी, आपके नेत्र क्यों भीगे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है? मैंने दीदी के चेहरे की ओर देखते हुए पूछा। नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बस मैं ही वो पहले वाली तेरी दीदी नहीं रही, तो अब परेशानी कैसी और किसे? कहकर दीदी चुप हो गई। दीदी की बात सुनकर मैं सकते में थी। कमरे में ऐसा सन्नाटा पसरा जैसे चैत की धूप भरी दोपहर को साए साए करता सन्नाटा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं रो पड़ूंगी। किसी प्रकार स्वयं को संयत किया।
वो क्या है ना, विवाह के पश्चात जीवन बहुत बदल जाता है। अपनी इच्छा, अपने सपने, यहाँ तक कि अपना जीवन भी अपना नहीं रहता। बड़ी दीदी होने के कारण अपने अनुभव से यही बता सकती हूँ कि आत्मनिर्भरता सब कुछ नहीं है तो भी बहुत कुछ है। ये अपने जीवन के लिए कुछ सोचने की क्षमता देता है, अपने लिए भी थोड़ा सा जीने का समय देता है, अन्यथा तो जीवन बस व्यतीत होता रहता है। कहकर दीदी चुप हो गई। मैंने महसूस किया कि उनके चेहरे पर थोड़ी नहीं बल्कि बहुत गहरी उदासी लिपटी है। किंतु दीदी, आप तो पढ़ाई अवश्य की, किंतु आत्मनिर्भर होने का स्वप्न लिए यहाँ से विदा हो गई। अब मेरा जीवन मेरे बच्चों के लिए है, ये तो मेरा सौभाग्य है। इसके अतिरिक्त मेरे जीवन में अपने लिए कुछ शेष नहीं है। मेरी बात पूरी होने से पूर्व ही दीदी ने अपनी बात कह दी। दीदी, मैं आपकी बात को सदा स्मरण रखूंगी। मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि मैं कुछ करने के पश्चात ही विवाह करूंगी। यद्यपि पापा मम्मी शीघ्र मेरा विवाह कर अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहते हैं, वे अपनी जगह सही हैं, किंतु मैं उन्हें थोड़ी प्रतीक्षा करने के लिए कहूँगी, मैंने दीदी से कहा। दीदी ने मेरी ओर देखा, उनके चेहरे पर असीम संतोष छलक आया था। 2 दिन तक घर में खुशियों का वातावरण रहा। तीसरे दिन जीजा आए और दीदी की विदाई हो गई। 2 वर्ष के पश्चात इस राखी में दीदी आई थीं, तो उनके जाने के पश्चात सूना घर बहुत दिनों तक हमें रुलाता रहा। दिन व्यतीत होते जा रहे थे। समय रूपी चिकित्सक जीवन के बड़े से बड़े घाव को भर देता है। दीदी के जाने से सूने घर का सूनापन कुछ सीमा तक समय ने भर दिया। सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अब ताऊजी के बच्चों में कुछ का विवाह हो गया था। जो थे उनसे भी समय बढ़ने के साथ रिश्तों में दूरियां बढ़ गई थीं। मात्र औपचारिकता शेष रह गई थी। मेरी स्नातकोत्तर की वार्षिक परीक्षाएं संपन्न हो गई थीं। मैं अपने लक्ष्य से विलग नहीं हुई। बैंक की नौकरी के लिए तैयारी तथा रिक्तियां निकलने पर फॉर्म भरना तथा परीक्षाएं भी देती रही। और एक दिन बैंक में मेरी नियुक्ति का पत्र मेरे हाथ में था। घर में खुशियों का जैसे प्रवाह सा हो गया। पापा तो खुश थे ही, उनसे अधिक खुश मेरी मम्मी थी। उन्हें अब प्रतीत हो रहा था कि मेरी नौकरी लग जाने के पश्चात शीघ्र उनका एक बड़ा उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाएगा। मम्मी का वो बड़ा उत्तरदायित्व यही था कि अब मेरा विवाह एक नौकरी करते हुए लड़के से हो जाए। उधर मैं नौकरी ज्वाइन करके व्यस्त हो गई। मुझे भी मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया था। दीदी ने सुना तो फ़ोन पर उनकी खुशी छुप नहीं पा रही थी। भावुकता से भरे उनके शब्द तो स्पष्ट हो ही रहे थे। नेत्रों में छलक आए उनके अश्रु भी मुझे स्पष्ट दिख रहे थे। मम्मी मेरे विवाह के लिए कपड़े और कुछ आवश्यक गहने आदि लेने की चर्चा कर पापा के साथ बाजार जाकर यदा कदा लेने लगी थी। मम्मी, अभी से ये चीज़ें खरीद रही हो, मेरा विवाह तय हो गया है क्या? मैंने मम्मी से कहा। तय नहीं हुआ है तो हो ही जाएगा, तू नौकरी करने लगी है तो अब देर क्यों होगी? मम्मी ने किसी विजेता की भांति कहा। मम्मी पापा को रोकते रोकते किसी प्रकार 2 वर्ष भी न रोक पाई। मेरे नौकरी करने के 2 वर्ष के भीतर पापा ने एक योग्य लड़का ढूंढा और मेरे विवाह की तिथि तय कर दी। लड़का नौकरी में था, इस बात से मम्मी खुश और संतुष्ट थीं। दीदी को मेरा विवाह तय हो जाने की बात ज्ञात हुई तो उन्होंने भी प्रसन्नता प्रकट की। बस मेरे विवाह की तैयारियां ठीक उसी प्रकार प्रारंभ हुईं जैसे दीदी की। सब कुछ दीदी के विवाह की तरह हुआ। मुझे भी मेरे माता पिता ने वो सब कुछ विदाई में दिया जितना दीदी को दिया था। मेरे पति के साथ उनके परिवार के लोगों को भी, जिन्हें मेरे पति के माता पिता द्वारा बताया गया, सबको उपहार दिया। वो सब कुछ उपहार नहीं था, मेरी दृष्टि में पूर्णतः दहेज था। किंतु कोई बात नहीं, मेरे माता पिता ने मेरी खुशी के लिए वो सब कुछ दिया था। मेरे लिए भी उन वस्तुओं का कोई मूल्य नहीं। मैं आत्मनिर्भर हूँ तो वे चीज़ें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि उनमें उपहार वाले स्नेह नेह का भाव नहीं, बल्कि उसमें मेरे माता पिता द्वारा घर के खर्चों में कटौती कर उपहार के नाम पर दहेज खरीदने की व्यवस्था थी। जो भी हो, जैसा भी हो, मेरा विवाह करके मेरे माता पिता की प्रसन्नता देखते ही बनती थी। दीदी की भांति मैं भी विदा होकर ससुराल आ गई। अपने विवाह के लिए मैंने लगभग 10 दिनों का अवकाश दिया था। वो अवकाश ससुराल जाने के चौथे दिन समाप्त हो जाना था। 5वें दिन मुझे बैंक में अपनी उपस्थिति देनी थी। ये सब कुछ ठीक से संपन्न हो गया। चौथे दिन पति के साथ ससुराल से माँ के घर आई। 5वें दिन सही समय पर बैंक में उपस्थित होकर अपना काम संभाल लिया।
मेरी बैंक की नौकरी तो मेरे मायके में थी और मुझे नौकरी करनी थी। मेरे पति की नौकरी उनके अपने शहर में थी, अतः उन्हें भी अपनी नौकरी पर जाना ही था। तुम अपनी नौकरी करो, मैं अपनी। अब कब आओगी, कितने दिनों के लिए? मेरे पति के शब्दों में व्यंग का पुट था। अपनी अपनी क्यों, हम दोनों मिलकर मेरे स्थानांतरण का प्रयास क्यों ना करें? मैं झांसी में, अर्थात पति झांसी में रहते हैं, स्थानांतरण ले लूँगी। मैंने पहली विदाई में पति के समक्ष अपनी विनम्रता दिखाते हुए कहा। ठीक है, वो सब बात की बातें हैं। अभी तो सच्चाई यही है पत्नी जी कि मैं अपनी और तुम अपनी नौकरी करो, पति ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। 1-2 दिनों में मैं स्थानांतरण का प्रोसीजर बताकर अपना आवेदन पत्र लगा दूंगी, मैंने पति से कहा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरे पति बोले। अगले दिन उनकी विधिवत विदाई हो गई। ससुराल से उनकी पहली विदाई जो थी, अतः उन्हें मम्मी पापा ने कई उपहार भी दिए। जब से मैं आत्मनिर्भर हो गई हूँ, तब से मुझे उपहार में क्या दिया, क्या लिया, इन चीज़ों को कोई महत्व नहीं रह गया है। अब मुझे यह भी महसूस होता है कि किसी स्त्री की आत्मनिर्भरता और किसी पुरुष की आत्मनिर्भरता में अंतर होता है। अधिकांशतः पुरुषों के आत्मनिर्भर होने से उनमें अभिमान और कुछ सीमा तक लोभ आ जाता है, किंतु एक स्त्री के आत्मनिर्भर होने पर उसे चीज़ों का लोभ नहीं रहता। उसके भीतर ऐसा स्वाभिमान उत्पन्न होता है जो असमर्थ लोगों की सहायता करने की भावना उत्पन्न करता है। जो भी हो सकता है ये मेरा अपना विचार हो, सभी का मेरे विचारों से सहमत होना आवश्यक नहीं। अगले दिन से मैंने झांसी में अपने स्थानांतरण के लिए प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। मेरी अपने पति से फ़ोन पर बात होती रहती थी। आपसी कम्युनिकेशन का अन्य कोई मार्ग भी तो नहीं था तब। मैंने पति को बताया कि मैंने अपने स्थानांतरण के लिए प्रार्थना पत्र तैयार कर लिया है। मैंने ये भी बताया कि प्रार्थना पत्र में उनके हस्ताक्षर भी चाहिए। मेरे पति ने अवकाश मिलने पर आने की बात कही। संतुष्ट होकर मैं पति के अवकाश लेकर आने की प्रतीक्षा करने लगी। मुझे अभी अवकाश नहीं मिल पा रहा है। मैंने पता किया है कि तुम्हारे अकेले के प्रार्थना पत्र से भी स्थानांतरण की कार्यवाही आगे बढ़ेगी, अतः तुम अकेले प्रार्थना पत्र लगा दो। अवकाश मिलते ही मैं आ जाऊंगा, तब दूसरा प्रार्थना पत्र लगा देंगे। कुछ ही दिनों के पश्चात मेरे पति का फ़ोन आया। ठीक है, ऐसा ही करती हूँ, मैंने पति से कहा। 2 माह व्यतीत हो गए। मेरे पति को कदाचित अवकाश नहीं मिल पाया। विवाह के पश्चात पति व ससुराल के प्रति मेरे भी दायित्व थे। मुझे अपने ससुराली जनों से मेल मुलाकात करनी थी। बहुत दिनों से किसी से मिलना नहीं हो पाया था, अतः मैं 4 दिनों का अवकाश लेकर अपने भाई के साथ झांसी गई। अपने आने की सूचना मैंने अपनी सासू माँ को फ़ोन करके बता दिया था। मैं दिन के लगभग 1 बजे ससुराल पहुँच गई। सभी लोग घर में थे क्योंकि वो अवकाश का दिन था। मम्मी ने बताया कि तुम आज आने वाली हो। मेरे घर में प्रवेश करते हुए मेरे पति ने मुझसे कहा। हाँ, अपने आने की सूचना मम्मी जी को मैंने फ़ोन पर दे दी थी। मुस्कुराते हुए मैंने अपने पति से कहा। ओहो, तो मुझे बताना आवश्यक नहीं था या मुझसे बात करना नहीं चाहती थी? मेरे पति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैंने महसूस किया कि वो मुस्कुराहट मात्र चेहरे के ऊपरी सतह पर थी। जो भी हो, मेरे पति ने मेरे आने पर प्रसन्नता दिखाई, इससे मैं प्रसन्न थी। आप कब अवकाश लेंगे? हमारे स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर आपके भी हस्ताक्षर होंगे, तब काम शीघ्र होगा। आप मेरे साथ बैंक के मुख्यालय चलकर निदेशक से मिल लेंगे तो और शीघ्र विचार हो सकता है। अगले दिन मेरे पति कार्यालय जाने के लिए तैयार हो रहे थे तो मैंने कहा, ठीक है, अवकाश मिलते ही आऊँगा। उसी समय बात कुछ आगे बढ़ेगी, तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, प्रतीक्षा करो। मेरे पति ने इतनी सहजता से कहा मानो उन्हें मेरे स्थानांतरण की शीघ्रता नहीं है। 3 दिनों तक मैं ससुराल में रही। मेरे पति तीनों दिन कार्यालय जाते रहे। कार्यालय जाना आवश्यक भी था। चौथे दिन मैं माँ के घर आ गई। मैंने भी 4 दिनों का अवकाश लिया था, मुझे भी कार्यालय जाना था। दीदी, जीजू कब कहें आने के लिए? कब आकर तुम्हारी एप्लीकेशन पर साइन करेंगे? ट्रेन में मैं चुप बैठी थी कि भाई ने पूछा। मुझे कुछ नहीं पता, कुछ भी ठीक से नहीं बता रहे हैं, मैंने भाई की ओर देखे बिना कहा। मैं मन ही मन सोच रही थी कि ससुराल के रिश्ते क्या ऐसे ही होते हैं या कि मैं ही गलत हूँ। मुझे रिश्तों में अपनापन या एक बहू के स्वागत की वो गर्मजोशी क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर मैं ही तो पहल करके ससुराल में सबसे मिलने आई थी। अपनापन व स्नेह के बंधन के कारण ही तो मैंने 2 कपड़े रखे, भाई को साथ लिया और सबसे मिलने आई। यह भी नहीं सोचा कि मिलने के लिए ससुराल से बुलावा आना चाहिए।
दीदी, यहाँ सबसे मिलकर तुम्हें सब कुछ ठीक लग रहा था? मुझे चुप देखकर सहसा भाई ने पूछा। हाँ, सब कुछ ठीक लग रहा था। क्यों, क्या हुआ? मैंने भाई के प्रश्न का उत्तर देते हुए पूछा। तो ठीक है दीदी, तुम्हें ठीक लग रहा है तो मैं ही गलत हो सकता हूँ, छोटा हूँ ना, उतनी समझ नहीं है, भाई ने कहा। अभी तक खुशी से भरा उसका चेहरा उतर गया था। मैं सोचने लगी कि भाई को मेरे ससुराल में क्या ठीक नहीं लगा। क्या भाई ने भी वही महसूस किया था जो मैंने? कुछ देर तक सोचने और कोई विशेष बात न होने के कारण मैंने इस विषय पर सोचना छोड़ दिया। अगले दिन कार्यालय जाकर अपने स्थानांतरण के प्रयास में अगला कदम क्या होना है, इस पर विचार करने लगी। सोचती रही, किंतु कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अपने पति के बिना स्थानांतरण का प्रयास कैसे करूंगी। मैं कुछ दिनों तक इस विषय पर सोचना छोड़कर कार्यालय और घर की दिनचर्या में लगी रही। घर, घर कैसा घर, किसका घर? माता पिता का घर, जहाँ मैं पैदा हुई, पढ़ लिख कर इस योग्य बनी कि अपने पैरों पर खड़ी हो सकी। वो मेरा जन्म स्थान, मेरा अपना घर नहीं रहा। मेरे विवाह के पश्चात मम्मी यही तो कहती हैं कि बैंक से आकर कुछ देर आराम किया करो, अपने घर जाओगी तो जो चाहे करना। अपने घर जाना है, यही सोचकर मैं अपने पति को लगभग प्रतिदिन फ़ोन करती। मेरे पति का फ़ोन भी यदा कदा आ जाता। लगभग 1 वर्ष होने को आ गए, मेरे पति को अवकाश नहीं मिला। इतना अवकाश अवश्य मिल जाता कि प्रति माह मेरी सैलरी से एक हिस्सा अपने अकाउंट में डालने के लिए फ़ोन कर देते। मेरी परेशानी देखकर एक दिन मेरे मैनेजर ने मेल से अपनी एप्लीकेशन बैंक के मुख्यालय के साथ सभी प्रादेशिक कार्यालयों में भेजने के लिए कहा। मैंने ऐसा ही किया। मेरे मेल का प्रभाव पड़ा। मेरी व्यवस्था मेरे विभाग ने समझा और शीघ्र होने वाले स्थानांतरण की सूची में मेरा नाम डाल दिया। घर पहुंचकर सबसे पहले मम्मी पापा को ये सूचना दी। मेरे स्थानांतरण की खबर पाकर वे अत्यंत प्रसन्न थे। फुर्सत से पति से बात करने तथा ये सुखद सूचना देने के लिए मैंने अपने कमरे में जाकर उन्हें फ़ोन मिला दिया। क्या परेशानी थी तुम्हें वहाँ रहने में? अपना स्थानांतरण यहाँ कराने के लिए इतनी भागदौड़ करने की क्या आवश्यकता थी? जैसे वहाँ रह रही हो वैसे यहाँ रहोगी। पति की बात सुनकर मैं सन्नाटे में आ गई और चुप हो गई। कुछ कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ समझ में आने लगा था। न जाने क्या जल्दी पड़ी है यहाँ आकर रहने की, धीमी आवाज़ में बुदबुदाते हुए पति ने कहा और फ़ोन रख दिया। कुछ देर तक मैं यूं ही फ़ोन पकड़े बैठी रही, सोचती रही कि मुझे अब क्या करना चाहिए। बेटा, चाय पीने आओ, ठंडी हो जाएगी। मुझे बुलाने के लिए मम्मी ने आवाज़ दी। आ रही हूँ मम्मी। चाय ठंडी नहीं होने पाएगी, समय से निर्णय लूँगी और समय पर आऊँगी, कहते हुए मैं चाय पीने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। न जाने क्या बोलती है लड़की, कुछ समझ में नहीं आता, कहते हुए मम्मी रसोई में नाश्ता लेने चली गई। मेरे पहुंचने से पूर्व भाई डाइनिंग मेज पर बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। कहाँ रह गई थी दीदी? चाय ठंडी हो रही है, तुम्हारी प्रतीक्षा करके मम्मी ड्राइंग रूम में पापा को चाय देने चली गई, भाई ने कहा। मैं जानती थी कि शाम की चाय पापा ड्राइंग रूम में टीवी पर समाचार देखते हुए पीते हैं। मैं न जाने कहाँ रह गई थी। जहाँ थी उस स्थान को पहचान नहीं पाई थी। जब झांसी से लौट रही थी तब ट्रेन में तुमने जो पूछा था कि दीदी तुम्हें सब कुछ सामान्य लग रहा था, अब मैं वहीं पहुंची हूँ। तब उस स्थान को समझ नहीं पाई थी। अब तुम्हारी बात, ससुराल का वो स्थान और वहाँ के अपने लोगों को भी अब समझ पाई हूँ। तू मुझसे छोटा है किंतु समझदार है। भाई को अपनी ओर अर्थपूर्ण दृष्टि से देखते हुए पाकर मैंने अपनी बात पूरी की। क्या पूरा हो रहा है भाई तुम लोगों में? मम्मी ड्राइंग रूम से आ गई थी। मम्मी, अभी तो कुछ पूरा नहीं हुआ है, मैं अपना लक्ष्य पूरा कर तुम्हें बताऊंगी, मैंने मम्मी से कहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। मम्मी का सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, मम्मी ने कहा और रसोई में किसी काम से चली गई। भाई मेरी ओर देखकर मुस्कुरा पड़ा। उसकी मुस्कुराहट सामान्य मुस्कुराहट नहीं थी, बल्कि एक फीकी और उदास मुस्कुराहट थी। मैंने भी सोच लिया कि अपने भाई बहनों और मम्मी पापा के चेहरों पर वास्तविक मुस्कुराहट लाना शेष है। पैसे भेज देना, सैलरी तो आ गई होगी तुम्हारी। सप्ताह भर भी न बीते थे कि पति का फ़ोन आया। हाँ, बिल्कुल आ गई है, किंतु तुम्हें एक फूटी कौड़ी अब नहीं भेजने वाली हूँ। मेरे साथ संबंध तोड़ने के लिए हो सके तो थोड़ा सा अवकाश निकाल लेना, मैंने सख्त शब्दों में कहा। क्या? पति के शब्द भी सख्त हो गए थे। ना ना ना, अपशब्द निकालने की तो गलती ना करना, फ़ोन वॉइस रिकॉर्डर पर लगा है, कहते हुए मैंने फ़ोन रख दिया।
अभी आप सुन रहे थे नीरजा हेमेंद्र जी की लिखी हुई कहानी सफ़र में धूप तो होगी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।